माय चैनल सोशल का फंडा। तो आफ्टर लॉन्ग ब्रेक एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियोस लेके आया हूं और आज हम आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारा वो चैप्टर जो हमने 9th क्लास का शुरू किया था। वो फर्स्ट ही चैप्टर था और उसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। गैप इसलिए आया, मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं क्योंकि एक्सीडेंट मेरा हो गया था, इस वजह से मेरा थोड़ा गैप आया। नाउ हमने अभी तक क्या किया था उस चैप्टर के अंदर, हमने उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था जिसमें एक छोटे बच्चे हेलमट की कहानी थी। एंड हेलमट की कहानी कब की थी? 1945 मींस इन द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हेलमट के साथ क्या हुआ था वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में क्या देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड से शुरू होता है जिसमें जर्मनी की हार होती है, यानी जर्मन ग्रुप की हार होती है और जर्मनी हार जाता है। और उसके बाद वहां पर पहली बार इन जर्मनी क्या बनता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, वेमा रिपब्लिक। वेमा रिपब्लिक बनने के बाद वहां हमने देखा था कि उसके खुद के जो लोग थे, ज्यादातर जर्मन्स, दे डिडंट लाइक दैट गवर्नमेंट, वो उससे नफरत करते थे। वाई? बिकॉज वेमा रिपब्लिक्स रिप्रेजेंटेटिव साइंड, क्या साइन किया था उन्होंने? ट्रीटी ऑफ वर्साई। और ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से उससे नफरत करते थे। और लास्ट टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में किया था द इफेक्ट ऑफ वॉर। दो तरीके के हमने इफेक्ट देखे थे, एक तो फाइनेंशियल इफेक्ट, पूरे यूरोप पर क्या पड़ा इस वॉर का, और दूसरा हमने देखा था साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो हमने ये चीजें अभी तक कंप्लीट करी थी और अब उससे आगे जब आप अपनी बुक में देखेंगे विच टॉपिक यू विल फाइंड, आपको मिलेगा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ये टॉपिक आपको वहां देखने को मिलता है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। नाउ इसका मतलब क्या होता है? पहले रेडिकलिज्म का मतलब है एक पूरा चेंज, पॉलिटिकल चेंज, क्योंकि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म यानी बहुत से लोग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि वेमा रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे और वो उसे बदल देना चाहते थे, नया सिस्टम लाना चाहते थे, इस गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे। तो क्या हुआ कि वहां पर जर्मनी के अंदर आप देखिए रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के, रशियन रेवोल्यूशन क्योंकि 1917 में हुआ था और उससे इंस्पायर होकर के वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, या हम कहें एक पार्टी बनी जिसका नाम था स्पार्टसिस्ट लीग। स्पार्टसिस्ट लीग रेवोल्यूशन के थ्रू पॉलिटिकल रेडिकलिज्म लाना चाहती थी, यानी वेमा रिपब्लिक को हटा करके और बोल्शेविक जो अपराइजिंग हुई थी कहां पर? रशिया के अंदर, उसी की स्टाइल में, रशियन रेवोल्यूशन की स्टाइल में नई गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाना चाहती थी। और देखिए देखते ही देखते कई सारी सोवियट्स बन गई। कहां पर? जर्मनी की सिटीज में। सोवियट्स का मतलब क्या होता है? यहां मैंने सब लिखा है, काउंसिल्स। और किन्होंने बनाई? वर्कर्स एंड सेलर्स। वर्कर्स और सेलर्स ने काउंसिल्स बनाई, सोवियट्स बनाई, कई शहरों में उसकी ब्रांचेस खुल गई, ठीक है। और बर्लिन में, जो कि कैपिटल ऑफ जर्मनी है, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया कि भाई इस गवर्नमेंट को हटा दिया जाए और क्या लेकर आया जाए? कम्युनिस्ट स्टाइल में, यानी बोल्शेविक स्टाइल में गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बननी चाहिए ठीक है। इस तरीके का हम देखते हैं वहां पर माहौल बन चुका था, एटमॉस्फेयर बन चुका था। तो अब क्या हुआ? वेमा रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स दे मेट एट वेमा, मींस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कहां मिले? वेमा में। और उन्होंने क्या करा? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेमा रिपब्लिक, वो कौन थे, यानी कौन थे उनके सपोर्टर्स? कैथलिक्स, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट। ये लोग कहां मिले? ये वेमा, जहां पर सरकार बनाई गई थी, एक सिटी है, वहां पर ये लोग मिले, ठीक है। और इन्होंने क्या चाहा कि भाई इस अपराइजिंग को जो हो रही है, यानी जो चेंजेस लाना चाहते हैं, इसको हमें रोकना चाहिए। एंड विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स, वहां वर्ड आएगा वॉर वेटरन्स। वॉर वेटरन्स का मतलब वो सैनिक जो आपने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वर्साई में, बहुत से सैनिकों को हटा दिया गया था, डिमिलिटराइजेशन किया गया था जर्मनी के। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जिसका नाम था फ्री कॉर्प्स। फ्री कॉर्प्स। सो विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री कॉर्प्स, वेमा रिपब्लिक सक्सीडेड इन सप्रेसिंग और वी कैन से क्रशिंग द स्पार्टिस्ट लीग अपराइजिंग। और इसके बाद क्या हुआ
कि भाई जो स्पार्टस लीग जो थी उसके जो बचे हुए सपोर्टर्स थे, बाद में उन्होंने क्या किया, दे चेंज्ड द नेम ऑफ स्पार्टस लीग एंड दे फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे मार्क कर रखे हैं। देखिए एक बार फटाफट मैं बताता हूं। स्पार्टस लीग वाज फाउंडेड ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। सेकंड हमने देखा सोवियट्स मींस काउंसिल्स of workers and sailors established in many cities, कई शहरों में खुल गई। Political atmosphere in Berlin charged with demand for Soviet style governance, ये हुआ। Supporters of Democratic Republic met at Weimar, कौन? Weimar Republic के supporters, with the help of war veterans organization called Free Corps, they crushed the uprising, किसकी uprising? Spartacist League की। And the anguished Spartacists later founded Communist Party of Germany. Anguished मतलब जो बुरी तरीके से सप्रेस कर दिए गए थे, उनके जो बचे कुचे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने क्या फाउंड किया फिर बाद में? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। यहां तक अभी इसमें पहले पैराग्राफ में आपको दे रखा है। नाउ द फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म यानी चेंज, यानी सरकार को हटा के, डेमोक्रेटिक सरकार को हटा करके नई गवर्नमेंट लाने की फीलिंग और ज्यादा बढ़ी जर्मनी में। व्हाई? बिकॉज इन 1923 जर्मनी में क्या हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड व्हाई दिस इकोनॉमिक क्राइसिस टुक प्लेस, उसके बारे में अब हम सीखेंगे। सी, जर्मनी हैड टू फॉट अ वॉर लार्जली ऑन लोन एंड हैड टू पे वॉर रिप्रेशन इन गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जर्मनी ने जो लड़ाई लड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो बहुत सारे लोन लिए थे, उसने दूसरे देशों से पैसा उधार लिया था, साथ ही वो तो चुकाना है। उसके अलावा आपको पता है 6 बिलियन पाउंड ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया था, वो भी उसे चुकाना है। और जर्मनी किस रूप में चुकाना था? इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। अब क्या होता है? इन 1923 द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ जर्मनी वाज एग्जॉस्टेड। गोल्ड रिजर्व ऑफ जर्मनी वाज एग्जॉस्टेड, यानी जर्मनी का गोल्ड लगभग खत्म हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस जर्मनी रिफ्यूज टू पे द रिप्रेशन। जर्मनी ने मना कर दिया कि अब हम कोई लोन नहीं चुकाएंगे। जब जर्मनी ने ऐसा किया, व्हाट फ्रांस डिड? France occupied one more resource rich region of Germany and it was Ruhr. एक इंडस्ट्रियल सेंटर था, रिसोर्स रिच रीजन था जर्मनी का, इट वाज रूर। राइनलैंड तो पहले ही ले चुके थे, हमने ट्रीटी ऑफ वर्साई में पढ़ा था। अभी फ्रांस ने क्या किया? वन मोर रिसोर्स रिच रीजन जो था रूर, उस पर भी कब्जा कर लिया। नाउ इन रिटेलिएशन, बदले में जर्मनी ने क्या किया? जर्मन गवर्नमेंट रेकलेसली प्रिंटेड देयर करेंसी, पेपर करेंसी, और वहां की करेंसी कहलाती थी मार्क। अब देखिए, ये ऑब्वियसली ये इकोनॉमी का फंडा है कि गोल्ड से वैल्यू होती है करेंसी की। अब जर्मनी का गोल्ड तो पहले ही खत्म हो गया, या बिल्कुल खत्म के कगार पे था, और आप देखिए कि उन्होंने बहुत सारी मार्क जो उनकी करेंसी थी प्रिंट कर ली। तो इससे क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ मार्क फेल ड्रामेटिकली। द वैल्यू ऑफ मार्क फेल ड्रामेटिकली, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। देखते देखते आप महीने दर महीने आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू डाउन हो गई कि बड़ा ही मुश्किल हो गया। और जब पैसे की वैल्यू डाउन होती है तो प्राइस ऑफ कमोडिटी सोर्ड, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। नाउ कैसे कैसे पोस्टर बनने लग गए जर्मनी में। देखिए आपको बुक में दे रखा है कि अ पर्सन वांट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, यानी एक ब्रेड खरीदना चाहता है। हाउ मच मनी ही इज कैरिंग विद हिम? अ कार्ट लोड, यानी एक पूरी कार्ट भर करके, कार्ट मतलब बैलगाड़ी वगैरह जैसे होता है ना वो कार्ट, उसको भर करके ले जा रहा है वो जर्मन मार्क। और क्या खरीदना है उसे? एक लोफ ऑफ ब्रेड। यानी इतनी ज्यादा वैल्यू डाउन हो गई। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। व्हेन द प्राइस इज सोल्ड वेरी वेरी हाई, मींस बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, इस सिचुएशन को बोलता है हाइपर इन्फ्लेशन। एंड दिस इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। तो देखिए अब क्या हुआ कि इन दिस सिचुएशन हु हेल्प जर्मनी? जर्मनी की हेल्प किसने करी? तो यहां हमें देखने को मिलता है अमेरिका इंटरवेंड एंड बेल्ड आउट जर्मनी फ्रॉम दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी जर्मनी को अमेरिका ने इस सिचुएशन से बाहर निकाला बाय इंट्रोड्यूसिंग डेविस प्लान। क्या दे रखा है?
कि इन सच क्राइसिस अमेरिका हेल्प जर्मनी बाय इंट्रोड्यूसिंग डेविस प्लान, और उसके बाद फिर जर्मनी की कंडीशन सुधरने लगी। मगर आगे अब आप देखिए क्या होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ कि हु हेल्प्ड जर्मनी इन इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923? यूएसए ने जर्मनी की मदद करी। ओके, डेविस प्लान दिया, और जर्मनी का फिर क्या हुआ? तो यहां हम देखते हैं न्यू टॉपिक आता है आपके द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। उसके स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा जर्मनी सॉ स्टेबिलिटी बिटवीन 1924 टू 1928, यानी कंडीशन ऑफ जर्मनी स्टार्टेड इंप्रूविंग। क्यों? क्योंकि जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज डिपेंडेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम यूएसए। जर्मनी को यूएसए शॉर्ट टर्म लोन्स भी दे रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था। सो नाउ द कंडीशन ऑफ जर्मनी वाज स्टार्टेड इंप्रूविंग। तो कहने का मतलब है कि जो लड़खड़ाया गिरा हुआ जर्मनी था, बुरा हाल था, उसको किसने उठाया? ले भाई आजा, मैं तेरे को साथ दूंगा, चल मेरे साथ। यानी वो उसको जैसे तैसे लेकर के जर्मनी को चल रहा है। तो अब देखिए जर्मनी चलने लगा, थोड़ी उसमें जान आई। अब क्या हुआ? लेकिन एक बहुत ही कहते हैं मिसफॉर्च्यून। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति, मान लीजिए हम इंसानों की तरह समझे कि जो चल नहीं पा रहा है, जिससे सहारा देख के कोई चला रहा है, अगर वही लड़खड़ा के गिर जाए तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। यानी जर्मनी को हु वाज सपोर्टिंग? यूएसए। और लेकिन यूएसए में क्या हुआ आप देखिए। बट इन 1929, यानी 1929, यहां लिखा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? एक बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था यूएसए का। क्या होता है वो? जहां सारा बिजनेस का क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सारा इसके अंदर क्या रखा जाता है? हिसाब किताब रखा जाता है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यूएसए का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। उसने क्या शो किया 1929 में? शोड ग्रेट डेफिसिट, यानी जबरदस्त नुकसान शो किया। ओहो, जैसे ही ये खबर बाहर आई कि बिजनेस में नुकसान हो रहा है, बहुत पैसा डूब रहा है, तो लोग घबरा गए। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली कि लोगों को जब नुकसान होगा, लोग घबराएंगे, अपना पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, वहां के लोगों में खलबली मच गई। ओके, तो वहां क्या कर रहे हैं लोग? इसी के बाद लोगों ने करना क्या शुरू किया? फियरिंग फॉल इन प्राइसेस, कि और नुकसान ना हो जाए, हमारा और पैसा ना डूब जाए, जो हमने शेयर्स में लगा रखा है, जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है। उन्होंने क्या किया? पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स, यानी जल्दबाजी में जैसे तैसे लोगों ने अपने शेयर्स बेचना शुरू किए कि जो भी पैसा बचा भैया उसको तो हम बचा ले। और देखिए क्या दे रखा है यार, 24 अक्टूबर इन अ सिंगल डे 1929 में 24 अक्टूबर एक दिन में अमेरिका में देखिए आप कितने शेयर बेच दिए गए? 13 मिलियन मीन्स 1,30,00,000। 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड आउट इन अ सिंगल डे, यानी लोगों ने फटाफट अपने शेयर बेचे। और ये बात गलत है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, पैसा जब तक रोटेशन में है, प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, तब तो इकोनॉमी चलेगी, वरना सब कुछ रुक जाएगा। और देखिए यहां कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। तो इससे क्या हुआ? दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अमेरिका से शुरू हुआ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और नेक्स्ट 3 इयर्स में 1929 टू 1932 नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका फेल हाफ, आधी हो गई नेशनल इनकम अमेरिका की। और देखिए वहां क्या हालात हो गए, अमेरिका से शुरू हुआ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्या हालात हो गए? फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट फेल, उसका जो एक्सपोर्ट था वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया। फार्मर्स बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स विड्रू देयर मनी। स्पेक्यूलेटर्स, ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उन्होंने भी घबरा करके, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते, सेठ होते, जो पैसा लगाते, प्रॉफिट कमाते, उन्होंने भी अपना पैसा मार्केट से निकालना इस समय में शुरू कर दिया था। एंड दिस वॉज फेल्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अमेरिका से शुरू हुआ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और उसका असर
उसका असर पूरी दुनिया में देखा गया, इसलिए बोलते हैं इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। व्हाट आई सेड कि इकोनॉमिक डिप्रेशन का पूरा असर दुनिया पे पड़ा। नाउ थिंक अबाउट जर्मनी। मैंने क्या कहा था, अमेरिका ने उसका हाथ पकड़ा, अगर इंसानों की तरह समझे, और वो उसको लेके चल रहा है, आजा मेरे भाई चल मैं तेरी मदद करूंगा, और वो लड़खड़ाता जर्मनी जैसे तैसे चलने की कोशिश कर रहा है, एंड सडनली जो उसको सहारा दे रहा है वो खुद ही मुंह के बल गिर गया। तो सोचिए जर्मनी का क्या हुआ होगा। तो देखिए हम क्या देखते हैं, द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। Industrial production was reduced 40% by 1932। 40% रिड्यूस हो गया इंडस्ट्रियल, देखिए आप प्रोडक्शन 1932 तक। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड 6 मिलियन। अनएम्प्लॉयड कितने हो गए जर्मनी में? 6 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो आप देखिए 60 लाख 60 लाख अनएम्प्लॉयड हो गए देखते ही देखते। मैन विथ प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क वर सीन एवरीवेयर। तख्तियां लटकाकर आदमी क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, गले में एक तख्ती, प्लेकार्ड मीन्स तख्ती लटकाई हुई है, और क्या लिखा उसके ऊपर, विलिंग टू डू एनी वर्क। हमसे कुछ भी करा लो, बस पैसा दे दो, हम कुछ भी काम करने को तैयार है। इस तरह की सिचुएशन आप सोचिए जर्मनी में लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तख्तियां लटकी हुई है गले के अंदर, और इस तरीके की बात वहां लिखी हुई है, विलिंग टू डू एनी वर्क। देखिए ये हालत हो गया जर्मनी का। और देखिए यूथ प्ले कार्ड्स, जवानों को आप सड़कों के किनारे ताश खेलते देखेंगे, ओके, सेट एट कॉर्नर या बेकार बैठे हुए हैं, और क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर फाउंड एवरी। देखिए लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इस उम्मीद में कि कोई काम मिल जाए, तो लंबी लंबी कतारें मीन्स क्यू यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उनके बाहर लगी हुई है। और देखिए अब जब कुछ नहीं हो रहा तो बहुत सौ ने गलत मार्ग भी अपनाया। मैं यूथ की बात कर रहे हैं, तो यंग देखिए आप लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे टुक यूथ टुक क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब सीधी सी बात है, जब खाने को नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया, मुसीबत में है, तो बहुत सौ ने क्राइम का रास्ता भी अपनाया। जर्मनी में उस समय में क्रिमिनल एक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई। यूथ टुक क्रिमिनल एक्टिविटीज, सैलरीड एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, क्या देख रहे हैं, पेंशनर्स सेविंग्स डिमिनिश। जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, जो तनख्वाहें मिलती थी, पेंशनर्स हैं, उनकी जितनी भी सेविंग्स थी वो सब खत्म होना शुरू हो गई। और देखिए क्या है, बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, रिटेलर्स, जो काम धंधे वाले हैं, देयर बिजनेस वॉज रूइंड, देयर वर्क वॉज रूइंड, बर्बाद हो गए वो लोग। These sections of society were filled with the fear of proletarianization। इन सब में किस चीज का डर बैठ गया, fear of proletarianization, कि अब हम गरीबी की तरफ जा रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा इम्प्रोविस्ड हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके का डर लोगों को सताने लगा। ये आपको यहां पे देखने को मिलता है। फार्मर्स बहुत बुरी तरह से हिट हुए, बिजनेस क्राइसिस में आ चुका था, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो थे, उनका बड़ा मुश्किल से उनके लिए भी गुजारा चल रहा है। सोचिए इतना बुरा कंडीशन वी कैन सी बिटवीन 1929 टू 1932 इन जर्मनी। और इसका असर आप देखिए, यही सारी चीजें हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर क्या है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो अभी तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी है, इनका लिंक है, ये बिल्कुल जुड़ी हुई है कि हिटलर पावर में कैसे आया। आपको इन बातों को सबको ध्यान रखना है जो अभी तक हमने पढ़ी है। और एक और मैं बात अभी इसमें बताता हूं, जो खुद वेमर रिपब्लिक का डिफेक्ट था। वो डिफेक्ट क्या था वो अब हम सीखने जाएंगे। व्हाट वाज द डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेमर रिपब्लिक, जो पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बनाई गई थी, वहां क्या कमी थी। एंड दैट्स व्हाई वेमर रिपब्लिक
यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू मैनेज एवरीथिंग इन जर्मनी। वो मैनेज नहीं कर पाए, उसको समझते हैं। तो अब जब लास्ट पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं कि क्या इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां शुरू में क्या लिखा हुआ मिलेगा, पॉलिटिकली टू वेमार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल, यानी कमजोर था। क्यों था? उसके पीछे आप देखिए दो कारण हैं, दो ध्यान से समझना कि वेमार रिपब्लिक यानी जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, तो उसकी वीकनेस क्या थी, वहां क्या कमी रह गई थी? तो देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जितनी भी पार्टीज है जर्मनी में वो सब मिलकर के गवर्नमेंट बनाएगी, कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमेशा कोलिएशन गवर्नमेंट बनेगी। अब कोलिएशन गवर्नमेंट बनेगी तो क्या बात है कि कोई डिसीजन स्ट्रांगली ले सकते हैं क्या? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी बात से खुश है तो कोई दूसरी बात से। सो ये प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम था, इसने क्या कर दिया था, वन पार्टी गवर्नमेंट क्या हो गई थी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनना। तो एक सबसे बड़ी कमी ये थी। दूसरी कमी थी आर्टिकल 48, एक और कॉन्स्टिट्यूशन की कमी थी आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ने क्या कर रखा था, आर्टिकल 48 गेव अ पावर टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को पावर दी थी, बहुत ज्यादा पावर, कि प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी, जब चाहे जब वो इमरजेंसी लगा सकता है। मींस जो सिविल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, लोगों के राइट्स को हटाया जा सकता है, इमरजेंसी अपनी मर्जी से लगाई जा सकती है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी वेमार रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखिए इसी की वजह से आप देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस का जब समय है तो 239 डेज में, ओनली 239 डेज, यानी एक साल भी नहीं हुआ, और विद इन दैट स्पैन, शॉर्ट स्पैन, कितनी कैबिनेट बदले, यानी कितनी सरकारें बदल गई, 20 कैबिनेट्स बदल गए। कैबिनेट होता है जो मेन सरकार होती है, यानी वेमार रिपब्लिक में 20 कैबिनेट्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन 239 डेज में बदल गए। तो जब तक सरकार स्टेबल नहीं होगी तो डेवलपमेंट के काम कैसे करेगी, डिसीजन कैसे लेगी, ये सोचने वाली बात है। ये सबसे बड़ी कमी आप देख सकते हैं, ये इन दोनों की वजह से हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और आर्टिकल 48 की वजह से, कि विद इन इट्स शॉर्ट स्पैन द वेमार रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज। 239 डेज में जितना भी वेमार रिपब्लिक का काल था उसमें एक एवरेज 239 डेज के अंदर क्या हो जाता था, नई कैबिनेट बन जाती थी, नई सरकार बन जाती थी, नए चेहरे आ जाते थे, नए मिनिस्टर आ जाते थे। तो कैसे डिसीजन लेंगे भैया, कम से कम स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और यही कारण हुआ कि पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। और आप देखिए यही सारे कारण है, क्या कारण, ट्रीटी ऑफ वर्साई, इफेक्ट ऑफ वॉर, साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, 1923 का इकोनॉमिक क्राइसिस, और फिर सब केवल जर्मनी का, और सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया अमेरिका से शुरू हुआ 1929, और हालात 1932 तक बहुत खराब हो गए जर्मनी के। ये सारी बातें अब आपको आगे समझ में आएंगी, दैट हेल्प हिटलर टू बिकम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दे रखा है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब हम आगे न्यू सेक्शन में राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे राइज ऑफ हिटलर। ये सेक्शन यही खत्म होता है। हाँ, जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और क्योंकि मेरे एक्सीडेंट की वजह से काफी दिन बाद आया है वीडियो, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द बाकी के चैप्टर्स भी, केवल हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, उन सब के चैप्टर्स फटाफट मैं आपके लिए अपलोड कर दूं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू,
बाय बाय।